नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां पर सीजीएसटी दफ्तर से 4 अधिकारी घूस लेते गिरफ्तार किए गए। 25,000 रुपए का घूस ले रहे थे ये। सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। सुपरिंटेंडेंट केपी सिंह, रोहित कुमार गिरफ्तार किए गए। इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, टैक्स असिस्टेंट संचित गिरफ्तार किए गए हैं। नोटिस खारिज करने के नाम पर इन्होंने घूस ली थी। गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई ने इनके जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी में 5 लाख रुपए और अहम दस्तावेज भी बरामद हुए। तो सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। घूस लेते 4 अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं और इनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कैश बरामद हुए हैं और कई अहम जानकारियां वाले दस्तावेज बरामद हुए हैं। रंजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, इस पर विस्तार से जानकारी दे। देखिए, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर जीएसटी विभाग में कुछ भ्रष्ट अधिकारी थे जिनकी शिकायत लगातार सीबीआई को मिल रही थी। सीबीआई ने कल 12 घंटे यहाँ पर छापेमार कार्रवाई करी और सुबह 5 बजे यहाँ से निकले। यहाँ से तकरीबन 12 से 14 सीबीआई के अधिकारी यहाँ पर आए थे, जिनसे यहाँ पर उन्होंने जीएसटी के विभाग के अफसरों से पूछताछ करी और देर रात सुबह के टाइम में यहाँ से 3 अफसरों को यहाँ पर अपने साथ ले गई है। रात को 2:30-3 बजे आवाज से काफी मुख्य दस्तावेज मंगवाए गए, कैश, कई अन्य सामग्री बरामद हुई है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या क्या यहाँ से जो सबूत एकत्रित किए हैं उनको लेकर क्या चीज सामने आती है। जी, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए आपका। इधर बिजनौर में दारोगा की रिश्वत मांगने का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वायरल वीडियो का एसपी ने संज्ञान लिया। एसपी ने दारोगा को सस्पेंड कर दिया है। दारोगा के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। थाना नूरपुर में तैनात था राजीव कुमार, तो फिलहाल इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और इनके खिलाफ एक्शन भी शुरू कर दिया गया है। केस दर्ज हुआ है दारोगा राजीव कुमार पर, जो कि अब सस्पेंड हो चुके हैं। रिश्वत लेने का इन पर आरोप है। यह वीडियो वायरल हुआ था और इसी वायरल वीडियो के आधार पर एसपी ने एक्शन लिया। इधर कानपुर देहात में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। गुरुवार देर रात गजनेर इलाके के नीनाया में जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों की पीट कर हत्या हुई थी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे इस हमले में, जिनका हैलट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। थाना गजनेर क्षेत्र अंतर्गत शाहजहांपुर निर्नाया गांव में जो घटना घटित हुई है, उसमें कुल 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी अन्य 3 नामजद जो है उनके ऊपर टीम्स लगे हैं, उनको भी त्वरित गति में अरेस्ट कर देंगे। इसके अलावा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और स्थिति बिल्कुल सामान्य है। ताजनगरी में एक बार फिर बुलडोजर चला है। आगरा विकास प्राधिकरण ने आगरा मथुरा हाईवे पर 6 बीघा जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को बुलडोज किया। दरअसल अथॉरिटी ने कीठम झील के पास 6 बीघा भूमि पर अवैध निर्माण को लेकर कई बार नोटिस दिया था। नोटिस का जवाब न होने पर, सही एक्शन न लिए जाने पर आज बुलडोजर वाली कार्रवाई प्राधिकरण की ओर से यहां की गई। ग्रेटर नोएडा में भी बुलडोजर चला। अथॉरिटी के बुलडोजर ने सोनपुरा गांव में 1 दर्जन अवैध विला को गिरा दिया। कॉलोनाइजर पर अवैध रूप से विला बनाने के आरोप हैं। खाली कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 16 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। राजीव भाई, आगे चलो, आगे और आगे ले लो।
उधर कानपुर के नौबस्ता इलाके में कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक आग पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी है। अभी भी कपड़ों के ढेर में रुक रुक कर आग लग रही है, लपटें उठ रही हैं। संकरी गली होने की वजह से फायर ब्रिगेड को आग पर पूरी तरह से काबू पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मछरिया में कपड़ा फैक्ट्री है, जहां पर आज सुबह 4 बजे आग लगी। आग बेहद ही भीषण थी, जिसकी लपटें आप दूर दूर से भी देख सकते हैं। आसपास का पूरा इलाका खाली करवाया गया, क्योंकि आसपास कई और घर मकान बने हुए हैं। और यहाँ आप देखिए, बीच कॉलोनी फैक्ट्री चलाई जा रही थी, गलत तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें कपड़ों का ढेर था और जिसकी वजह से ही आग तेजी से फैलती चली गई। अब तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि रास्ता इतना संकरा है कि फायर ब्रिगेड की टीम को यहां तक पहुंचने में मशक्कत करनी पड़ रही है। नौबस्ता क्षेत्र में संजय नगर मोहल्ला इस तरह का क्षेत्र है, जहाँ पर एक गोडाउन में, कपड़े की गोडाउन में आग लगी हुई है और काफ़ी बड़ी आग है। तो संवेदनशीलता देखते हुए सभी तरह के वाहन हमारे यहाँ से निकाल दिए गए और प्रारंभिक तौर पे इसमें कोई फंसा नहीं था, कोई किसी तरह का कोई इंजरी नहीं था और इसको आग को चारों तरफ से घेर कर रोका गया, ताकि आसपास में सर्दी बचती है तो आसपास के घर भी पूरे खाली कराए। मछरिया की इसी कपड़ा फैक्ट्री में देर रात आग लगी थी। 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी यहाँ पर रह कर आग सुलग रही है। फैक्ट्री की दीवारें तोड़ दी गई हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अंदर घुसे हुए हैं। वह लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट्री तक पहुंचने में उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चारों ओर के रास्ते बेहद सकरे हैं, जिस कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंच पा रही हैं। लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। इस फैक्ट्री में सेना से जुड़े कपड़े बनते थे। सेना के जवानों की वर्दियाँ तथा तमाम तरह की सामग्रियों का निर्माण यहाँ किया जाता था। कैमरामैन रोहित निगम के साथ ओम बाबू मिश्रा, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर बरेली में 5 साल की बच्ची से छेड़खानी के आरोपी का शव मिला पेड़ से लटका हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, हालांकि स्थानीय लोग इसे सुसाइड कह रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल गुरुवार को इस शख्स पर 5 साल की बच्ची से छेड़खानी का आरोप लगा था। बच्ची की मां ने पुलिस में केस दर्ज करवाया था, जिसके बाद आज आरोपी शेर मोहम्मद का शव घर के पास ही पेड़ से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी गई है। मृतक शेर मोहम्मद के परिजनों का कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। बच्ची के साथ दुराचार के प्रयास का एक तहरीर कल दी शाम को, जिसमें तत्काल सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है आरोपी के खिलाफ। आज प्रातःकाल सूचना मिली कि वही आरोपी अपने ही तहमत से लटका हुआ मिला है कस्बे के बाहर, तो तत्काल वहां सबको कब्जे में लिया गया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसकी कराई जा रही है। जो भी विवेचनात्मक प्रगति होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। इधर कानपुर में मयूर ग्रुप के ठिकानों पर पिछले 40 घंटे से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। 30 ठिकानों पर आईटी रेड चल रही है। 150 अधिकारी इस रेड में शामिल हैं। करोड़ों रुपए की नकदी, गहने मिले हैं। फ्लैट से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। कंपनी बाग के फ्लैट से 50 लाख रुपए कैश मिला। मयूर ग्रुप के रियल एस्टेट में लगे हैं करोड़ों रुपए। कर अपवंचना की सूचना पर इनकम टैक्स की 30 टीमों ने 30 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की शुरुआत की। मयूर वनस्पति से जुड़े हुए लोगों के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। अगर सूत्रों की माने तो 38 घंटे का समय हो चुका है और छापेमारी जारी है। इसमें कानपुर के 5 जगह और इसके अलावा मध्य प्रदेश, कानपुर देहात और बॉम्बे और कलकत्ता में भी छापेमारी चल रही है। सूत्रों की माने तो 3 करोड़ कैश और 3 करोड़ के सोना अभी तक बरामद हुआ, जिसका ये अभी तक हिसाब नहीं दे पाए। अगर बात की जाए एमरल्ड की, तो एमरल्ड में भी ऐसा रूम मिला है जिस रूम में लगभग 50 लाख रुपया कैश मिला है। अब जब ये छापेमारी समाप्त होगी तब जाके पता चलेगा कि आखिर वास्तविकता थी क्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।
उधर वाराणसी में अबू आजमी के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इनकम टैक्स के हाथ कई सुराग भी लगे हैं। कागजों और कंप्यूटर्स को खंगाला जा रहा है। विनायका समूह के कई ठिकानों पर रेड इस वक्त चल रही है। कागजात, मोबाइल फोन, लैपटॉप अपने कब्जे में अधिकारियों ने लिए हैं। हवाला के जरिए वाराणसी से मुंबई तक बड़ी रकम भेजने की जानकारी मिली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है और इसी मामले में छापेमारी चल रही है। अबू आजमी के नजदीकी अभिनव पांडे के विनायका स्थित कार्यालय में भी छापेमारी जारी है। कुछ बड़े बिल्डर्स के भी नाम सामने आ सकते हैं। वाराणसी में अबू आजमी के करीबी माने जाने वाले अभिनव पांडे के ठिकाने पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी है। इस वक्त मैं विनायक प्लाजा में हूं, जहां पर विनायक प्लाजा का ये ऑफिस है और जहां पर आप ये देखिए, इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे होंगे इनकम टैक्स के कुछ ऑफिसर्स हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं। तो ये लगातार आईटी की रेड जारी है और बताया जा रहा है कि अभिनव पांडे जो हैं वो इस वक्त देश के बाहर हैं। क्रेडाई यानी कि जो बिल्डरों की एक संस्था है, उनके साथ कई बिल्डर्स देश के बाहर इस वक्त हैं। तो अभिनव पांडे जरूर नहीं मिल पाए हैं, लेकिन ये चूंकि पूर्व का ही जो संबंध था उसके आधार पर यहाँ पर दूसरे दिन भी छापेमारी है। और अब जो जांच की सुई है वो करीब 40 करोड़ पर अटकी है, क्योंकि 40 करोड़ से जुड़े कागजात आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग को नहीं मिल पाई है उस टीम को, उससे जुड़े कागजात। तो उसी सिलसिले में फिलहाल जो अभिनव पांडे के ऑफिस में उसके स्टाफ हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो स्टाफ है उनके फ़ोन बाहर कर दिए गए हैं और माना जा रहा है कि दूसरे दिन की जांच में अभिनव पांडे के साथ कुछ और सहयोगी बिल्डरों के नाम भी सामने आए हैं। कई सारे बिल्डरों का पैसा लगा था और माना जा रहा है कि कई सारे बिल्डरों को भी कि जो नए उनके जो प्लान थे, नए जो उनके प्रोजेक्ट थे, उस पर भी पैसा लगा था, ऐसी भी चर्चा है। तो फिलहाल अभी जांच जारी है और इस पर किसी भी तरीके का भी कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। लेकिन अभिनव पांडे के साथ अब जांच कई और सारे बिल्डरों पर वाराणसी में टिक गई है और फिलहाल जो 40 करोड़ का मामला है, यानी कि जिस 40 करोड़ के कागजात नहीं मिल रहे हैं, उसको लेकर टीम आगे बढ़ रही है, उसको लेकर पूछताछ वाराणसी में जारी है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। जालौन में प्रशासन ने एक 4 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया। जिला कारागार के पास ये इमारत थी। आरोप है कि मानकों को पूरा किए बगैर ही बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। भारी पुलिस की मौजूदगी में उरई विकास प्राधिकरण ने इमारत को सील किया। आगरा में एक हादसा हुआ। टीवी फटने की वजह से दंपति की मौत हो गई। टीवी में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद कमरे में आग लग गई और दोनों पति पत्नी बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीवी में चिंगारी निकलने के बाद ब्लास्ट हुआ। कमरे में बैठे पति पत्नी उसकी चपेट में आ गए और जिसके बाद इस हादसे में दोनों की ही जान चली गई। आगरा में फतेहपुर सीकरी के मुंडिया खेड़ा से ये दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां घर के अंदर एक टीवी में अचानक ब्लास्ट हो गया और उसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। घर में टीवी में धमाका होने के बाद घर के अंदर पति और पत्नी बेसुध होकर गिरे हुए थे। पूरे इलाके में खबर आग की तरह फैल गई और उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में जख्मी हुए दंपति को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ। टीवी में चिंगारी उठी और उसके बाद जोरदार धमाका हो गया। इतना ही नहीं, धमाके के बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे कमरे में आग लग गई। कमरे में बैठे पति पत्नी आग की लपटों से बच नहीं पाए और बुरी तरह से झुलस गए। आग की लपटों को देखकर घर वाले बुरी तरह से शोर मचाने लगे, जिसके बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय लोग दोनों को अस्पताल लेकर गए, लेकिन दोनों की जान नहीं बच पाई। अरे टीवी में आग लगी, एकदम शॉर्ट सर्किट हुआ और एकदम जोर से पूरे घर में ही आग लगी। पूरी केबिन में, पूरी सर्किट में आग लग गई। किस जगह की घटना है ये मोहल्ला मुड़िया खेड़ा फतेहपुर सीकरी, वहाँ की घटना है। किस किस के हादसे में मतलब जल गए हैं? हादसे में दोनों मियाँ बीवी थे और उनकी मिथिलेश की छोटी बहन थी। छोटी बहन बाहर थी। बाद में गांव के लोगों की मदद से दोनों का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
इस घटना के बाद से पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है। बताया जा रहा है कि दंपति की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर हैं। कल होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे और इसके बाद शाम को भगवान केदारनाथ के दर्शन करेंगे। 8 तारीख को बद्रीनाथ पहुंचेंगे। जिस वक्त आज सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे थे, उस वक्त उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें रिसीव किया। बीजापुर शेफ हाउस में ही सीएम योगी आदित्यनाथ का रात्रि विश्राम है आज, और कल सुबह फिर वो बीजेपी मध्य क्षेत्र की बैठक में हिस्सा लेंगे। कल सुबह 9 बजे ये मीटिंग होनी है और लगभग 2 से 2:30 बजे के आसपास केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ देहरादून पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीजापुर का शेफ हाउस है जहां पर योगी आदित्यनाथ आज रात्रि विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा लगा हुआ है। उनके बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री से मिलने चुनिंदा लोगों को, चुनिंदा कार्यकर्ताओं को यहाँ से भेजा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ शनिवार को नरेंद्र नगर जाएंगे जहाँ वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की मीटिंग में भाग लेंगे और मीटिंग के बाद दोपहर बाद उनका केदारनाथ जाने का कार्यक्रम है। केदारनाथ में बाबा केदार के दर्शन करने के बाद योगी आदित्यनाथ का जो रात्रि विश्राम है वो केदारनाथ में ही रहेगा और अगली सुबह यानी कि 8 अक्टूबर को वो बद्रीनाथ धाम जाएंगे जहां पर बाबा बद्री विशाल के दरबार में वो पूजा अर्चना करेंगे। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 देहरादून। पीलीभीत में चल रहे वन जीव सप्ताह में सीएम योगी ने सेल्फी पॉइंट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 239 करोड़ की 26 योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 15 योजनाओं का लोकार्पण किया और 11 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सीएम योगी ने पौधा लगाकर वन सप्ताह का समापन समारोह जिसमें हिस्सा लिया। सीएम ने हाथियों के संवर्धन के लिए हाथी का कॉरिडोर की शुरुआत की और बाघ मित्र ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वन विभाग से संबंधित 18 लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पीलीभीत के दौरे पर थे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर एक तरफ वो वन विभाग से संबंधित 18 लोगों को सम्मानित भी उन्होंने किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण और वन्य जीवों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने हाथियों के संवर्धन के लिए बनाए जाने वाले हाथी कॉरिडोर की शुरुआत की है। लखनऊ के केजीएमयू में ट्रांसकॉन समिट का आयोजन किया गया। 15 साल बाद ट्रांसकॉन समिट का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी की करीब 25 करोड़ आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवा की उत्कृष्ट सेवा मुहैया करवाना बड़ी बात है। तकनीकी के साथ साथ एक दूसरे की सहायता भी हम कर सकते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी चुनौती जन जागरूकता की है। ब्लड डोनेट और ब्लड बैंकिंग के लिए हमें कार्य करना होगा, ये कहा मुख्यमंत्री ने। साथ ही उन्होंने कहा कि लखनऊ प्रदेश का प्राचीन नगर है। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर इसका नाम लखनऊ पड़ा। यहां से करीब 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर अयोध्या है। वहां भी आप सभी को जाना चाहिए और अयोध्या का विकास देखना चाहिए। केजीएमयू जो देश के पुराने चिकित्सा संस्थानों में से एक है। केजीएमयू देश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में भी एक है। लगभग 4,500 बेडेड हॉस्पिटल केजीएमयू संचालित करता है। प्रतिदिन की ओपीडी केजीएमयू की लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पर, तो यानी 1 महीने की इनकी जितनी ओपीडी होगी, मुझे लगता है कि दुनिया के कुछ देशों की तो आबादी उतनी होगी।
उधर बस्ती में आर्य समाज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घर वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बात उस कालखंड में कही थी, घर वापसी का जो कार्यक्रम उन्होंने चलाया था, वैदिक धर्म के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। जो ज्वलंत समस्याएं हमारे सामने गाये बगाये आ जाती हैं, उन सबका समाधान भी हमारे सामने आएगा और मुझे लगता है उस पर व्यापक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। मैं आर्य समाज का आह्वान करूंगा कि इसे तैयारी करें। आर्य पीढ़ी तो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ इन बातों को लेकर के कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस कालखंड में जो बातें कही थी, घर वापसी का जो अभियान प्रारंभ किया था आर्य समाज ने, अशुद्धोद्धार के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए जो व्यापक अभियान चलाया था, और आधुनिक लेकिन संस्कार युक्त शिक्षा के लिए जो उनका अभिनव प्रयास था, जिसने भारत को एक सुदृढ़ नींव दी, स्वतंत्र भारत को एक सुदृढ़ नींव दी थी, उस अभियान को हम आगे बढ़ा सकेंगे। कानपुर में एक ज्योतिष के घर पर हुई चोरी के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस ने ज्योतिषाचार्य को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। दरअसल 2 दिन पहले ज्योतिषाचार्य तरुण शर्मा के घर पर लाखों की चोरी हुई थी और इस चोरी को 2 नाबालिग लड़कों ने अंजाम दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें लड़के नोटों की गड्डी के साथ दिख रहे थे और इसी के आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन जब पुलिस ने लड़कों से पूछताछ की तो दोनों ने एक कहानी बताई जो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये दोनों लड़के ज्योतिषाचार्य तरुण शर्मा के पास अपनी कुंडली लेकर गए थे, जिसके बाद ज्योतिषाचार्य ने बारी बारी से दोनों का यौन शोषण किया और ये बात किसी को नहीं बताने को कहा, धमकी दी गई। ज्योतिषाचार्य से बदला लेने के लिए ही इन लड़कों ने चोरी की ये वारदात की है। उन लड़कों ने ली है और उन्होंने बताया है कि उनके साथ कई ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही थी, जो विधि अनुरूप अनुमन्य नहीं है और नहीं की जानी चाहिए। उस मामले में भी धारा 377 और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। चूँकि ये बच्चे माइनर हैं, अतः पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और दूसरी तरफ जो मुकदमा चोरी का उनके ऊपर है वो जुवेनाइल के तहत ट्रीट किया जाएगा। उधर आगरा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। रामलीला के मंच पर नशे में धुत पुलिसकर्मी के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जीआरपी ने इसके खिलाफ कार्रवाई की है। जीआरपी के अधिकारियों ने सिपाही को निलंबित कर दिया। इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद विभागीय अधिकारी हरकत में आए। नशेबाज सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच की शुरुआत की गई है। बीती देर रात रामलीला मंच पर कार्यक्रम हो रहा था। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल भी मंच पर मौजूद थे। तभी जीआरपी में तैनात सिपाही हरीश चंद्र नशे में धुत होकर मंच पर हंगामा करने लगा। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारतीय क्रिकेट आइकन महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसी के साथ जियो मार्ट ने अपने फेस्टिव कैंपेन का नाम बदलकर जियो उत्सव सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया कर दिया है। ये फेस्टिव कैंपेन 8 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। क्रिकेट के दीवानों में माही के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा, भारत अपनी जीवन संस्कृति, लोगों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। जियो मार्ट का जियो उत्सव कैंपेन भारत और उसके लोगों के उत्सव का एक प्रतीक है। मैं जियो मार्ट के साथ जुड़ने और लाखों भारतीयों की खरीदारी यात्रा का हिस्सा बनने पर बेहद उत्साहित हूं। रुकेंगे यहां एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।